जय सोडी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर। कर्नल जय सोडी सर, दो तीन घटनाक्रम बड़े अहम हैं जिन्हें मैं आपसे समझना चाहता था। तमाम नाटो देशों का कहना कि हम फ्रांस में अपना एक रीजनल ऑफिस खोलना चाहते हैं, सहमति बनती है और खूब चर्चा इसको लेकर होती है। लेकिन उसके बाद फ्रांस आ जाता है, वो कहता है कि नहीं, नाटो को जापान के अंदर अपना ऑफिस नहीं खोलना चाहिए। मैं शुरुआत करूंगा कि ऐसे क्या कारण है कि नाटो जो है वो जापान में अपना ऑफिस खोलना चाहता है। फ्रांस के ऐतराज पे मैं उसके बाद में बात करूंगा आपसे। सर, क्या कारण है कि नाटो चाह रहा है कि नाटो प्लस का विस्तार भी हो और जापान में ऑफिस भी हो? राजेश जी, नाटो की जो इच्छा है कि वो अपने संगठन का विस्तार करे और जापान में एक ऑफिस खोले, उसका एक ही कारण है, वो है बढ़ती चीन की विस्तारवाद नीतियां। और ये अमेरिका और कुछ नाटो देशों को परेशान कर रही हैं। तभी ये फैसला लिया गया जब जनवरी में इस साल जो स्टॉल्टनबर्ग हैं, जो कि नाटो के चीफ हैं, वो जापान गए थे। वहां उन्होंने बातचीत की और फिर ऐलान किया कि हम जून जुलाई के महीने में हम वहां पे नाटो में ऑफिस खोलेंगे जापान में। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में नाटो की जो अगली एनुअल मीटिंग है वो लिथुआनिया में होनी है, जहां पे ये औपचारिक तौर से डिस्कस होना है कि हमने ये ऑफिस वहां पे खोलना है या नहीं। तो इसका जो मुख्य कारण है वो सिर्फ और सिर्फ चीन है। ओके, चीन के कारण। लेकिन क्या वाकई में चीन इतना बड़ा खतरा बन चुका है सर कि नेटो को एशिया के अंदर आना पड़ रहा है? और क्या ये मान के चलें कि अमेरिका और नेटो कंट्री ये समझ रहे हैं कि हमने रूस को, जो कि एक मुख्य प्रतिद्वंदी था, उसे हमने अब उसकी पावर को कम कर दिया है और अब हमें फोकस जो है वो चीन के ऊपर करना है? बिल्कुल राजेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आज अमेरिका के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है चीन। और इसी साल 3 फरवरी को अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2027 में अमेरिका और चीन का युद्ध होगा ताइवान के ऊपर। तो ये जो सारी चीजें एक बात स्पष्ट कर रही हैं कि दुनिया में अभी ये जो रूस यूक्रेन जंग चल रही है, ये आखिरी जंग नहीं है, अभी और जंग होनी है। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि 8 जुलाई 2013 को विन वीपू, जो कि चीनी सरकार का एक अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। और ये 6 की 6 जंग एशिया और हिंद प्रशांत इलाके में है। और इसमें जो पहली जंग का जिक्र है वो है ताइवान के लिए जंग। और जो मैंने आपको बताया कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया कि 2027 में ये युद्ध होगा। तो ये जो युद्ध का जो ये काले बादल हैं वो अभी भी मंडरा रहे हैं, रादर दिन प्रतिदिन वो गहरे होते जा रहे हैं। जी सर, लेकिन एक चीज, क्योंकि चीन इतनी बड़ी पावर बन चुका है कि नाटो को एक साथ आना पड़ रहा है, अमेरिका उनके साथ में है। भारत के पास नेटो प्लस में शामिल होने का ऑफर था, हमने उसे ठुकरा दिया। हमने साफ तौर पे कह दिया कि हमें नेटो प्लस में शामिल नहीं होना है। भारत और चीन का एलएसी पर विवाद है, और जो जिस जंग की आप बात करें, जिस लेख की आप बात करें, उसमें यह भी लिखा गया है कि 2035-40 के आसपास, शायद उससे पहले, जो तीसरी जंग होनी है वो भारत के साथ होनी है। तो क्या भारत को नेटो प्लस की तरफ, नेटो की तरफ और झुकाव करने की जरूरत है? बिल्कुल अजय जी, जैसे आपने सही कहा, इस लेख में एक और जंग का जिक्र है कि 2035 और 40 के बीच में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उसी वक्त चीन हमला करेगा भारत में अरुणाचल प्रदेश के लिए। लेकिन भारत ने बिल्कुल सही किया, नाटो प्लस में शामिल नहीं हो गए, क्योंकि हमारी जो 1947 से आजादी से जो हमारी विदेश नीति रही है वो निरपक्ष और नॉन अलाइंड रही है। और इसी ने हमें आज इस लेवल पे पहुंचाया है जहां पे आज हमारे देश की हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इज्जत हो रही है। हर बड़ा नेता भारत की इज्जत कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इज्जत कर रहा है। भारत ने जो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो मेंटेन की है, ये मेरी राय में बहुत अच्छा कदम है। और उसने ऑफिशियल तौर पे ना चीन के साथ, ना रूस के साथ और ना अमेरिका के साथ रिश्ते वन साइडेड या बायलैटरल को
ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की है एट द कॉस्ट ऑफ द रिलेशन विद अदर कंट्रीज। तो भारत की जो ये पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है नॉन अलाइंड की, ये बिल्कुल सही है और इसके तहत ही भारत ने ये नाटो प्लस का जो ऑफर था इसको इन्होंने मानने से मना कर दिया। लेकिन सर पिछले अगर हम 2 से 3 साल को देखते हैं तो वर्ल्ड 2 हिस्सों में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ नाटो के साथ देश हैं, दूसरी तरफ चीन अपने साथ तमाम देशों को लामबंद करने में लगा हुआ है। आपके 2 साइड दुश्मन हैं, एक तरफ चीन दुश्मन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मन है और उनके साथ तमाम अलायंस भी खड़ी हो रही है जो चीन के पीछे है। उस वक्त कितना ये सही है कि आप न्यूट्रल बने रहें? क्योंकि कई अगर जंग होती है तो हम नहीं चाहते कि हो, लेकिन होगी तो कौन आपकी मदद के लिए आगे आएगा? और क्या वाकई में अगर 2 फ्रंट वॉर होता है तो चीजें इतनी आसान होंगी इंडिया के लिए कि हम दोनों फ्रंट पे लड़ लें? राजेश जी, मैं आपके प्रश्न को 2 भागों में आंसर करूंगा। सबसे पहले कि ये जो टेंशन बढ़ रही है भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में, तो उसमें क्या भारत का न्यूट्रल रहना ठीक है? देखिए, मेरी राय में ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई एक फॉर्मल सैनिक संगठन भी ज्वाइन करते हैं, क्या गारंटी है कि हमें वो संगठन सपोर्ट करेगा अगर हम पे ऐसी आपदा आ पड़ेगी? हमने देखा कि यूक्रेन हालांकि नाटो का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके रिश्ते अमेरिका से इतने अच्छे थे और अमेरिका ने उसकी एक कतई मदद नहीं की, हथियार और पैसे के अलावा एक सैनिक नहीं भेजा। आज तक यूक्रेन कहता रहा है कि मेरे को आप सैनिक भेजिए। तो हमने अपनी जो मिलिट्री इंडिपेंडेंस है, जो सामरिक ऑटोनॉमी है, उसको मेंटेन करके हमने अच्छा किया है। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि क्या ये 2 फ्रंट वॉर इतनी आसान रहेगी भारत के लिए, मैं इसका बिल्कुल स्पष्ट और साफ जवाब देता हूं, नहीं, ये हमारे लिए आसान नहीं रहेगी। ये आसान इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि हमें इस चीज का एहसास होना चाहिए कि आज चीन हमसे 3 फील्ड्स में बहुत आगे है: साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रोमैग्नेटम स्पेक्ट्रम वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर। और जैसे मैंने पहले बताया, हमें कोई गारंटी नहीं है कि हम ये जो अमेरिका के साथ कई डील्स कर रहे हैं, अच्छे रिश्ते कर रहे हैं, रूस के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, कल इनमें से कोई भी देश हमारी मदद करेगा, हमें इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे पास अभी 12 साल का वक्त है। ये जो आर्टिकल का जिक्र मैंने किया, ये मैं बात सिर्फ उस आर्टिकल के ऊपर नहीं कह रहा हूं। अगर हम उसकी सीमा रेखाएं देखें, टाइमलाइंस देखें, ये सारी उस आर्टिकल को सही प्रूफ करें कि ऐसा कुछ बड़ा होगा। मैं बस 2 मिनट लेना चाहूंगा। सबसे बड़ी जो इसकी टाइमलाइन है वो ये कि 2032 में चीन ने जिनजियांग और तिब्बत प्रोविंस में अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को खत्म करने का प्लान किया है। 2027 में चीन ने अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने का पूरा प्लान किया है। कुछ दिन पहले ही रादर 20 मार्च इसी साल को चीन ने एक नौसैनिक अड्डा बनाया कॉक्स बाजार बांग्लादेश में। जो हम दशकों से सुनते आए थे कि समुद्री रास्ते से चीन हमें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत घेरने की कोशिश कर रहा है, वो उसने ये प्लानिंग कंप्लीट कर दी है। क्योंकि ग्वादर पाकिस्तान में चीन के नीचे है, हम्बनटोटा श्रीलंका चीन के नीचे, और अभी कॉक्स बाजार भी इसने बना दिया है। और एक और टिप्पणी करना चाहूंगा कि दो साल पहले से 2021 से पाकिस्तानी सेना के अफसर वेस्टर्न थिएटर कमांड में पोस्ट होने लग गए हैं। जो भी सैनिक आपका शो देख रहे हैं मेरे साथ हामी भरेंगे कि विदेशी सेना के अफसर जेएसयू जवान ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, लेकिन कभी कोई सेना के हेडक्वार्टर में पोस्ट नहीं होते हैं। तो ये पोस्ट होना बहुत बड़ी चीज है। और उसी साल चीन ने अपने सेना मुख्यालय से पाकिस्तानी सेना मुख्यालय के बीच में एक डेडिकेटेड फाइबर ऑप्टिक लाइन बिछाई है ताकि उनकी कम्युनिकेशन में 1 सेकंड की देरी ना हो। तो अगर ये सारे हम बिंदु जोड़ें तो इस लेख में जो लिखा है ये सच होता हुआ दिख रहा है। तो भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, हमारे पास 12 साल का वक्त है। और इससे पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, चीन हालांकि हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उसकी एक खासियत है, वो जो भी दशकों आगे की प्लानिंग करता है उसे पब्लिक डोमेन में डाल देता है, क्योंकि उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है वो पब्लिक डोमेन में है। और भारत के पास अभी 12 साल हैं और हम इस पे जो वर्किंग कर रहे हैं इसमें हम ठीक वर्किंग कर रहे हैं। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमें अपना रक्षा बजट में इजाफा करना चाहिए। देखिए राजेश जी, जैसे जिंदगी में जब भी कोई आपदा किसी आदमी पे पड़ती है
तो उसको ये नहीं पता होता कौन सा दोस्त कौन सा रिश्तेदार मदद करेगा या नहीं। अक्सर कई लोग मदद नहीं करते हैं, उसको जिंदगी की जंग खुद लड़नी पड़ती है। उसी प्रकार से भारत भी अच्छी तरह जानता है कि अगर हम पे ऐसी आपदा आप पड़े, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो हमें खुद सक्षम और सार्थक होना चाहिए इस टू फ्रंट वॉर के लिए। बल्कि मैं तो ये टू फ्रंट वॉर भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 2.5 फ्रंट वॉर, क्योंकि चीन, पाकिस्तान और जो हमारा अंदरूनी टेररिज्म है, अंदरूनी टेररिज्म खत्म नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं अभी भी कई राज्यों में किसी ना किसी फॉर्म में ये अंदरूनी टेररिज्म है ही है। तो भारत के पास 12 साल का वक्त है। मेरे को उम्मीद है कि हमारी सरकार, हमारी सेना, नौसेना, वायुसेना इसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं उसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और जो बड़ा अहम पॉइंट था जिस मुद्दे पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि मैं फ्रांस के रोल को कैसे देखूं सर। जो मैक्रो हैं, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, चीन जाते हैं, वहां पे शी जिनपिंग की तारीफ करते हैं और वहां जाकर ये बोलते हैं कि नेटो कंट्रीज को या यूरोप को अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बनना है। उसके बाद नेटो चाहता है कि हम चीन को काउंटर करने के लिए फ्रांस के अंदर अपना रीजनल ऑफिस खोलें। मैक्रो उसके ऊपर भी ऐतराज जताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी फ्रांस जाने वाले हैं, तमाम डील्स होने वाली हैं। एक तरफ ऐसा लगता है कि फ्रांस भारत के साथ मिलकर चीन का काउंटर करना चाहता है, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि फ्रांस जो है चीन के साथ चीन की गोद में बैठा हुआ है। किस तस्वीर को थोड़ी मेरे दर्शकों के लिए क्लियर करेंगे फ्रांस का रोल सर? राजेश जी, जहां तक फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन की बात है कि नाटो ऑफिस जापान में नहीं खुलना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आर्टिकल 5 और 6 है नाटो का, उसमें क्लियरली लिखा है कि ये नॉर्थ अटलांटिक की ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर हम जोग्राफिकली देखें तो जापान किसी भी एंगल से नॉर्थ अटलांटिक में नहीं आता है। दूसरी बात, अगर एक सैनिक अलायंस बनाना है तो अमेरिका को एक नया सैनिक अलायंस, जिसका नाम मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि उसका नाम हो सकता है इंडो पैसिफिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वैसा एक नया अलायंस बनाना चाहिए जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वो शामिल हो सकते हैं। भारत को न्योता दिया जा सकता है। लेकिन नाटो को एक्सपैंड करना जो कि उसके चार्टर में नहीं है, इसमें तो फ्रांस के प्रेसिडेंट बिल्कुल सही हैं। दूसरी बात है, जो फ्रांस का झुकाव चीन की तरफ, ये हकीकत है कि फ्रांस का झुकाव चीन की तरफ बहुत ज्यादा है। और ये बिल्कुल एक स्पष्ट हुआ जब इस साल फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन गए वहां पे चीन के दौरे पे अप्रैल के महीने में। उनके साथ यूरोपियन यूनियन की चीफ भी साथ गई और वहां पे मैक्रोन ने बोला, जो अभी आपने सही बोला, कि पश्चिमी देशों को, खास करके फ्रांस को, अमेरिका का एक वैसल स्टेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, फ्रांस भी और कई दूसरे पश्चिमी देश भी जान चुके हैं कि अमेरिका एक व्यापारी देश है, हर चीज को व्यापार के नजरिए से देखता है। जब तक उसकी किसी देश के साथ दोस्ती होती है बिल्कुल अच्छी चलती है, जब दुश्मनी होती है तो इतनी कट्टर दुश्मनी हो जाती है कि युद्ध की नौबत आ जाती है। और जब युद्ध की नौबत आती है तो अमेरिका खुद ही नहीं, वो नाटो के हर देश को उसमें शामिल करना चाहता है। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं, 1972 से पहले चीन एक बहुत छोटा देश था, एक गरीब देश था, जिसे दुनिया ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी। 21 से 28 फरवरी 1972 में तब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन एक हफ्ते के दौरे पे गए चीन, क्योंकि उनका जो मकसद था दौरे का चीन का, वो ये था कि रूस, तब यूएसएसआर सोवियत संघ होता था, कि सोवियत संघ की जो बढ़ती ताकत है उसको कमजोर किया जाए चीन के साथ दोस्ती करके। तो उन्होंने जो एक हफ्ते का दौरा किया 1972 में, उन्होंने उस दौरे के बाद का ये एक हफ्ता है जो पूरी दुनिया बदल देगा। और वाकई में पूरी दुनिया बदल गई, क्योंकि उसके बाद अमेरिका ने चीन को इतने बिजनेस के वो ऑर्डर्स दिए कि चीन जो कुछ भी नहीं था वो आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हाउस बन गया, और इतनी बड़ी वो अर्थव्यवस्था बन गया सिर्फ अमेरिका की वजह से। और इस साल आप देखिए 3 फरवरी को अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA ने कहा कि हमारा चीन के साथ युद्ध होगा। तो आप देख लिया 1972 से 2023 में चीजें इतनी बदल गई। जहां उन्होंने कहा कि चीन हमारा अच्छा मित्र है, आज उसके वो खून का प्यासा है और युद्ध इनके वक्त कभी भी हो सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो अमेरिका की चाल है, अब पश्चिमी देश खास करके फ्रांस समझ चुके हैं। और तभी ये जो मैक्रोन का बयान है, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। हर देश को
अपनी राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा डिसाइड करने का हक होना चाहिए। ये नहीं कि क्योंकि वो किसी एक अलायंस का मेंबर है या किसी महाशक्ति के साथ दोस्ती तो वही करेगा जो वो चाहेगा। और एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, ये जो फ्रांस अमेरिका के लिए युद्ध लड़ता रहा है, अभी भी यूक्रेन को करोड़ों रुपए करता रहा है सप्लाई, इसका जो खामियाजा अब फ्रांस खुद भुगत रहा है। देखिए, चाहे ये पेंशन के रिफॉर्म्स हों, चाहे अब ये 5-6 दिन से जो उस 17 साल के ये आदमी की हत्या हुई जिसकी वजह से वहां प्रोटेस्ट हुए, इनका सारा अगर एक हम कारण देखें, वो बाकी कारण तो हैं, एक कारण ये है कि आज फ्रांस के नागरिकों में एक 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 गुस्सा है कि उनका पैसा दूसरे देशों में लुटाया जा रहा है और उनके पास वो जो पैसा दूसरे देशों में जाना जा रहा है वो उनके पास आना चाहिए था। तो ये इनका एक फ्रस्ट्रेशन है जो कि किसी ना किसी फॉर्म में निकली जा रहा है, चाहे पेंशन रिफॉर्म हो तो चाहे 17 साल के लड़के की हत्या हो। तो मैक्रोन का ये जो स्टैंड है, मैं इसके साथ बिल्कुल समर्थन करता हूं। ये सही स्टैंड है राष्ट्रपति मैक्रोन का। जी सर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर, पूरी तस्वीर को इतने अच्छे से समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जय सोढ़ी सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू सर।